इम्पैक्ट आएगा। कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो खैर सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, लेकिन ट्रंप के इस टैरिफ टेरर से भारत ही नहीं पूरी दुनिया के बाज़ारों में हाहाकार मचा है। ऐसे में निवेशकों को क्या करना है, इन पर बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट के सीईओ निमेश चंदन। निमेश जी, गुड आफ्टरनून। तो हम मार्केट पर बात करेंगे ही, लेकिन मैं सबसे पहले एक भारत के जो दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है और काफ़ी जिसने इन्वेस्टर्स को रिच बनाया, उसकी बात सबसे पहले करते हैं। आईटी स्टॉक्स, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में पिछली बार ऐसी गिरावट हमें कोविड के टाइम पे देखने को मिली थी। अब जिस तरीके से ये स्टॉक्स गिरे हैं और 25-25, 30-30%, इन सर्टेन केसेस हाई से 35 से 40% भी अब स्टॉक गिर चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका नज़रिया क्या होगा अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो? आईटी स्टॉक्स में अक्टूबर से दिसंबर के बीच काफी होप्स जमा हो गए थे कि अगर ट्रम्प आते हैं, टैक्स कट्स देते हैं, इकोनॉमी में बिजनेसेस को वहां बूस्ट देते हैं, तो इकोनॉमी अच्छा करेगी, बिजनेसेस अच्छा करेंगे, आईटी स्पेंडिंग बढ़ेगी और जो कंपनीज यूएस कंपनीज को यहाँ आईटी सपोर्ट, आईटी डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, उनका बिजनेस बढ़ेगा। तो आपने देखा कि बिटवीन अक्टूबर और दिसंबर इन सब आईटी कंपनीज के वैल्यूएशन जो थे वो काफी ऊपर आ गए थे। फिर हुआ डिसअपॉइंटमेंट का टाइम, जहां पे बिटवीन जनवरी टू नाउ जैसे जैसे ट्रम्प के अनाउंसमेंट आते रहे, लोग अब चिंता में हैं कि यूएसए रिसेशन की तरफ जा रहा है। यूएस इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ स्लो डाउन और हाई इन्फ्लेशन यानी स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रही है। तो इसमें जो बिजनेस अनसर्टेनिटी, इन्वेस्टमेंट अनसर्टेनिटी रहेगी यूएस में, उस वजह से आईटी को नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है अब। तो इस वजह से वो जो एक री रेटिंग का फेज आया था, वो एक्चुअली नीचे आ गया है। तो आपने देखा होगा कि जो आंकड़े अभी आप बता रहे थे, एस्टिमेट्स जो नेक्स्ट ईयर के हैं, उनमें ज्यादा परसेंटेज चेंज नहीं है ग्रोथ में जो लोग अभी एस्टिमेट कर रहे हैं। बट एक जो रीवैल्यूएशन, री रेटिंग जो हुई थी, वो अब डी रेटिंग हो गई है। लार्ज कैप आईटी एक्चुअली अब फ्री कैश फ्लो या उनकी डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखें तो अट्रैक्टिवली अवेलेबल है। बट ट्रिगर्स जो है वो मिसिंग है और लोग घबराए हुए हैं कि यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी, तो इन कंपनीज के बिजनेस को बहुत ही इम्पैक्ट होगा। मीनवाइल मार्केट अभी भी डील होके काफ़ी करीब 370 पॉइंट नीचे। निमेश जी, मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है ओवरऑल, क्योंकि पिछले 6 महीने काफ़ी टफ रहे हैं। हमने 2-3 रैलीज देखी लेकिन वो टिकी नहीं। और क्या एक बार वापस रिस्क ओपन हो रहा है क्या, कि जो हमने अभी रिसेंट लोज बनाए थे जहां बहुत लोगों को लग रहा था कि शायद वर्स्ट इज ओवर, हम उसको ब्रेक कर दें? तो शायद मैं अभी बुलिश अगर कॉल दूंगा तो सरप्राइज लगेगा लोगों को। लेकिन मेरा स्टांस काफी समय से, बजाज फिनसर्व एएमसी का स्टांस यही रहा है कि लार्ज कैप कंपनीज अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं बाइंग के लिए। हाँ, उसमें आप थीम्स जैसे कि कंज्यूमर, जो कि बहुत ही डोमेस्टिक ओरिएंटेड थीम है, उस पे कॉन्सेंट्रेट करें। हेल्थ केयर, जो कि मेरे हिसाब से एक इनइलास्टिक डिमांड है, अगर उस पे टैरिफ बढ़ते भी हैं तो भी वो पास ऑन हो जाते हैं यूएस में, या तो कंज्यूमर पे करेंगे या उनकी जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको पे करना पड़ेगा। बट इंडिया, बिकॉज कि हम एक लो कॉस्ट डेस्टिनेशन है इनके लिए, इतना ज्यादा बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। और शायद कुछ बिजनेस लीडर्स ने भी ये कहा हुआ है फार्मा में कि इम्पैक्ट आएगा तो मार्जिनली होगा, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अभी लोग घबराए हुए हैं, तो वो छोटी सी प्रोबेबिलिटी को भी ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, जो टेल रिस्क है उसको भी अभी से ही इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो लार्ज कैप्स, कंज्यूमर थीम्स, हेल्थ केयर थीम्स हम बुलिश हैं। सिलेक्टिव मिड कैप, स्मॉल कैप भी अब कुछ अट्रैक्टिव जोन पे आ गए हैं। अगर थीम देखा जाए या फैक्टर देखा जाए तो क्वालिटी एज अ फैक्टर, अगर आप ऐसी कंपनीज ले रहे हैं जो जिनकी रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छी है, कैश फ्लोज अच्छे हैं, हेल्दी बैलेंस शीट्स हैं, तो वो बिजनेसेस में इस समय लेने में लॉन्गर टर्म निवेशक को फायदा होगा। तो हमारी तरफ से कॉल इन कैटेगरीज में एक बुलिश कॉल है। प्रेडिक्ट करना कि एग्जैक्ट मार्केट कहां बॉटम होगा, ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये सेंटिमेंट से ज्यादा ड्रिवन होता है, जो शॉर्ट टर्म मूव होता है। फंडामेंटली अगर हम निफ्टी की जो हमारी इंटरनल वैल्यूएशन है वो 24,700 फेयर वैल्यू लगती है हमें, तो यहां से हमें अपसाइड लग रहा है, तो फेयर वैल्यू के हिसाब से वी आर ट्रेडिंग बिलो। हाँ, उसमें सिलेक्शन करना पड़ेगा राइट सेक्टर्स और राइट स्टॉक्स का इस समय, तो आप वॉलेटिलिटी से भी थोड़ा कम
आपको नुकसान होगा और फायदा भी अच्छा हो सकता है। निमेश जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बैंक्स को और एनबीएफसीज को यहाँ से आप क्या बाय करना चाहेंगे? अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आप स्लो डाउन की फियर के बीच में जब आप आईटी पे अपना ऐसा व्यू शेयर कर रहे हैं, हमने बैंकों पे और एनबीएफसीज की तेजी देखी। 22,000 से लेकर 23,800 के सफर में बैंकों ने अच्छी तेजी दिखाई, प्राइवेट बैंक्स ने, एनबीएफसीज ने अच्छी तेजी दिखाई। आपने एक रेट कट, लिक्विडिटी झोंकना, दूसरा रेट कट भी क्योंकि यील्ड्स काफ़ी कोलैप्स हुई हैं, ट्रेजरी गेन्स, सब कुछ तो आपने हजम कर ही लिया। तो क्या लगता है आपको कि क्या अर्निंग्स आने वाली इस बार की Q4 की इतनी स्ट्रांग होगी कि प्राइस यहां से भी ड्राइव कर जाएंगे? बैंक्स पे, एनबीएफसीज पे आपका टेक क्या है? वीरू, हमें ये देखना है कि लोग क्या डिस्काउंट कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में। अगर हम एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी को, अभी एक टैरिफ की जो चर्चा है उसे एक तरफ रख के अगर इंडियन इकोनॉमी देखें तो नेक्स्ट ईयर जीडीपी ग्रोथ विल बी बेटर देन दिस ईयर जीडीपी ग्रोथ, यानी FY26 का जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा वो FY25 से बेटर रहेगा। निफ्टी की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो नेक्स्ट ईयर FY26 में FY25 से बेटर रहेगी। फिस्कल पॉलिसी जो है वो अब डिमांड पे फोकस कर रही है। आपने देखा जो बजट में टैक्स कट अनाउंस हुए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है, अब जो लिक्विडिटी, जो क्रंच चल रहा था उसके बदले लिक्विडिटी अब प्रोवाइड हो रही है, मार्केट में लिक्विडिटी ईज हो रही है, रेट कट्स भी आ रहे हैं। तो ये जो माहौल है इकोनॉमी का वो एक्चुअली बेटर हो रहा है, तो उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा करेंगे। हाँ, हमें एक एक बैंक या फाइनेंशियल सर्विसेज को ये देखना है कि कौन से क्षेत्र में वो ज्यादा लेंडिंग करते हैं, वहां पे एनपीएस क्या होंगे। मगर लेकिन अगर आप लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स देखें, लार्ज पीएसयू बैंक्स देखें, तो वहां पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट ईयर डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ बेटर होगी, तो उसके लिए ट्रिगर भी है। हाँ, शायद बाय जून आपको कुछ बॉटमिंग दिखाई दे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। लेकिन हाल ही में जो अपडेट्स भी आए हैं, अगर आप लास्ट 2 दिन में कुछ बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज के जो अपडेट्स आए हैं, वो ग्रोथ बुरी नहीं है, वो ग्रोथ अच्छी है। डिपॉजिट ग्रोथ भी वापस आ रही है काफी बैंक्स में। तो जो ग्रीन शूट्स हैं वो इस सेक्टर में दिख रहे हैं, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। हाँ, शायद 3 महीने और वेट करना पड़े टू सी एन अप मूव, बट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छी बात है ये टू पिक अप एट दिस टाइम। ठीक है निमेश जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। हमने आईटी पे बात की, बैंकिंग फाइनेंशियल्स पे बात की, लेकिन फार्मा सेक्टर पे भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। आज देखें जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर पैक पर, कल तेज़ी थी, आज ट्रम्प के बैन के बाद ये भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बाद इस पूरे सेक्टर पर आपका नज़रिया क्या है? देखिए, क्या होता है कि जब किसी चीज की अनसर्टेनिटी होती है, मार्केट को पता नहीं होता कि नेक्स्ट ईयर के आंकड़े क्या होंगे, एग्जैक्टली टैक्सेस क्या होंगे। उस अनसर्टेनिटी से टिपिकली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो ईपीएस या प्रॉफिट एस्टिमेट नहीं कर पाते, तो वो जो वैल्यूएशन है उसे कम कर देते हैं। तो ईपीएस एग्जैक्ट ना मिले तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ी देर के लिए कम करके रखो, ताकि हम अनसर्टेनिटी को फैक्टर कर ले। जैसे ही वो अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी बन जाती है, जब क्लियर हो जाता है कि हाँ ये टैक्सेस होंगे, तो लोग अपने आंकड़े बना के उसे वापस रीरेट कर देते हैं। फार्मा जैसा सेक्टर, अगर आप सोचिए कि यूएस जितने भी उनकी जो फार्मा इंपोर्ट्स हैं, उन पे अगर टैक्सेस बढ़ा दे, सपोज के मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 25% से अगर बढ़ा दे, तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं होगा कि फार्मा डिमांड कम हो जाएगी या सडनली आप यूएस में सारे फार्मा प्लांट्स बना लोगे, अप्रूवल्स ले लोगे, मैन्युफैक्चर कर लोगे। ये जो इंक्रीज कॉस्ट है अल्टीमेटली वो कंज्यूमर को पास ऑन होगी, और वहां पे अगर इंश्योरेंस जो कंपनीज कंज्यूमर्स को सपोर्ट कर रही हैं, उनके प्रीमियम्स बढ़ेंगे क्योंकि उनको ये पे करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज टैरिफ बढ़ गया फार्मा प्रोडक्ट्स पे ये एक फार्मा की डिमांड कम हो जाएगी। इंडिया इज अ फार्मेसी टू द वर्ल्ड। हम लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करते हैं, और R&D और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी सपोर्ट करते हैं यूएस कंपनीज को। तो वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग गुड कॉस्ट बेनिफिट टू द इकोनॉमी। अगर वो टैक्स बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली उनके कंज्यूमर्स को भी हिट लेना पड़ेगा। तो ये जो है अनसर्टेनिटी एक बार निकल गई, तो आई थिंक हेल्थ केयर सेक्टर फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर बहुत अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि आप काफ़ी बुलिश हैं बजाज फिनसर्व एएमसी पर। तो आपके हिसाब से क्या फैक्टर मार्केट को यहाँ से लीड करेगा, और कौन से क्योंकि आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, कौन सी बड़ी थीम यहाँ से मार्केट को लीड करेंगी? अनुज, क्या हो रहा है कि लास्ट 3 महीने में लोग हेडलाइंस पे रिएक्ट कर रहे हैं, घबरा रहे हैं वर्ड सुन के कि देखो हम बहुत ज्यादा टैरिफ लगाएंगे,
जैसे पहला देखा नहीं है वैसा टैरिफ लगाएंगे। ऑल दी स्टेटमेंट्स आर कमिंग, ट्वीट्स पे रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग। लोग फंडामेंटल्स पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके लिए पूरा अटेंशन है वो ये ट्वीट्स पे या अनाउंसमेंट्स पे लगा हुआ है। काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे वो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, इतने इम्पैक्टेड नहीं है, वहां पे थिंग्स आर गेटिंग बेटर। इंडिया में भी जो हमने जीडीपी और अर्निंग्स ग्रोथ के स्लो डाउन वो देखे, तो नाउ वी आर एक्चुअली रिकवरिंग फ्रॉम देयर। हम अपने पोटेंशियल ग्रोथ से थोड़ा नीचे चल रहे थे, तो अब यहाँ से नेक्स्ट ईयर हम फिर अपने पोटेंशियल ग्रोथ पे आ जाएंगे। तो डोमेस्टिक सेक्टर्स विल डू वेल। एक्सपोर्ट की हमारी इतनी डिपेंडेंसी नहीं है। तो एंड जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी, जैसे मैंने कहा, फार्मास्यूटिकल्स जैसा एक सेक्टर है जो इनइलास्टिक डिमांड है। और कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जो बेनिफिट करेंगे, बिकॉज अगर हम पे टैरिफ लग रहे हैं तो आसपास की दूसरी कंट्रीज पे भी ज्यादा टैरिफ लग रहे हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो लोग अभी जो हैं वो, बिकॉज ये नेचुरल टेंडेंसी है, एक बिहेवियर और सेंटिमेंट होता है कि जब लोग घबराए हुए होते हैं तब वो एक्सेल शीट पे नंबर्स नहीं देखते, वो सिर्फ हेडलाइंस देखते रहते हैं कि क्या नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है उस पर रिएक्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से थिंग्स आर गेटिंग बेटर। जो जनवरी से इंडियन इकोनॉमी के पॉजिटिव न्यूज आते जा रहे हैं, रूपी भी स्टेबलाइज हो गया, इनफैक्ट आज तो हमने थोड़ी सी अप्रिसिएशन ली है, हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक, कॉर्पोरेट सेक्टर, वी आर सीइंग के बहुत सारे ग्रीन शूट्स हैं, पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। लेकिन ये सब एक अनसर्टेनिटी जो टैरिफ ने क्रिएट की है उसके अंडर रेडार, बिलो रेडार चल रहे हैं। जैसे ही क्लैरिटी आएगी, मेरे हिसाब से मार्केट ऐसे नहीं है कि एक शार्प बाउंस आएगा, बट स्लोली अपने फेयर वैल्यू की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। ओके अच्छा निमेश जी, अभी क्वार्टरली अपडेट्स आने शुरू हुए, उसमें आपने एफएमसीजी के 2 तो एटलीस्ट क्वार्टरली अपडेट्स पढ़ ही लिए होंगे। आई मीन स्टिल आप और मैं शायद एक ट्रेंड एस्टेब्लिश करने में अभी भी सक्षम ना रहें, क्योंकि कुछ कंपनियों के कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं करते तो उनका क्वार्टरली अपडेट खराब हो जाता है। तो अभी आप एफएमसीजी में, सिंस वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स ऑलमोस्ट मानसून, हम उसके बारे में बात भी करना शुरू कर देंगे कुछ दिनों में। एफएमसीजी में कोई कॉल लिया आपने वहाँ पे, या फिर केस टू केस चल रहा है आप स्टॉक्स टू स्टॉक? एफएमसीजी से लेके मैं रियल एस्टेट तक सारे कंजम्पशन स्टॉक्स पे मैं बुलिश हूँ, सारे कंजम्पशन सेक्टर्स पे मैं बुलिश हूँ, सॉरी नॉट स्टॉक्स। बट उसमें जो होता है इन सेक्टर्स में और सब इंडस्ट्रीज में हमें स्टॉक्स ऐसे चूज करने हैं जिनके जो ग्रोथ रेट है वो बाकी रेस्ट ऑफ द सेक्टर से बेटर है, या उनके जो प्रॉफिट्स के एस्टिमेट्स हैं बाकी कंपनीज से जो उनके पीयर ग्रुप से बेटर है। तो सिलेक्शन हमें उसमें करना पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट ईयर कंजम्पशन में ट्रिगर्स बहुत हैं। अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ टैक्स कट्स, लोअर इंटरेस्ट रेट्स, जनवरी 2026 में 8th पे कमीशन के भी पे रिविजन्स आएंगे, सैलरी रिविजन्स आएंगे। तो ये सारे जो हैं वो एक पॉजिटिव बूस्ट देते हैं टू द कंजम्पशन सेक्टर्स। अब उसमें हमें चूज करना है कि कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने मार्केट शेयर डिफेंड कर पा रही हैं, जो अच्छे मार्जिन ले पा रही हैं, जिनके न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस हैं। तो उसमें हम चूज करते रहते हैं कि कौन सी कंपनी एक से दूसरी बेटर है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके जो अभी इनिशियल जो एस्टिमेट्स आए हैं, एक आध जो बिकॉज ऑफ उनकी कंपनी स्पेसिफिक या सेक्टर सेगमेंट स्पेसिफिक कुछ इश्यूज रहे हैं तो उसमें वो स्लो हैं। कुछ कंपनीज जो हैं वो एक्चुअली बेटर ग्रोथ कर रही हैं और रिकवरी देख रही है मार्केट में। कंजम्पशन एक लॉन्गर टर्म स्टोरी है जहां पे स्केलेबिलिटी इज वेरी हाई। आपको नेक्स्ट 10 साल तक आपको एक अच्छी स्टेडी ग्रोथ मिल सकती है इन द कंज्यूमर सेक्टर। डेमोग्राफिक डिविडेंड, हायर इनकम ग्रोथ, ये सब एक पॉजिटिव है इंडियन कंजम्पशन स्पेस के बारे में। हाँ, लेकिन आपको चूज वो कंपनीज करनी है जो अच्छा ग्रोथ कर सके। इस समय इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंजम्पशन स्पेस देखें, क्योंकि ये सेक्टर बहुत कम, आई मीन अपने एवरेज से कम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें अगर आप अच्छी कंपनीज चुन लें, देखिए अच्छे आंकड़े और अच्छे वैल्यूएशन एक साथ आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको ये देखना है कि कहां रिकवरी आ सकती है, लेकिन आज वैल्यूएशन मुझे अच्छे मिल रहे हैं और उन कंपनीज को चूज करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज तमाम सवालों की डिटेल में आंसर देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं।